हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा एंड आज हम 23 एंड 24 ऑफ जून के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। कल संडे को करंट अफेयर्स नहीं आया था, लेकिन हमने वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस किया था। ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स इस बार अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी। इस बार का वीकली करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट था। यहाँ से आपको आने वाले एसएससी एग्जाम या आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, सिप्री, ठीक है, इन सब की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और इंडेक्स को कवर किया हुआ है विद MCQs। तो 30 क्वेश्चन का MCQ भी था। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो बिल्कुल आप वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा वीकली करंट अफेयर्स और डेली करंट अफेयर्स दोनों की PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर आप सिंपली सर्च कीजिएगा पूजा जैन CA 247, तो भी आप मेरे टेलीग्राम तक पहुंच जाएंगे और इजिली PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वो सारे स्टूडेंट जो अभी SSC फेज 12 एग्जामिनेशन दे रहे हैं या अभी MPPSC एग्जाम में अपीयर होकर आए हैं, तो बिल्कुल वो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं और इंडिविजुअल टेलीग्राम पे भी मैसेज करके बता सकते हैं क्या करंट अफेयर्स आया और SSC के क्या क्वेश्चन, SSC में हिस्ट्री के क्या क्वेश्चन आए। ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चन आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बता सकते हो या टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। इसके अलावा SSC में हिस्ट्री की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है विच इज सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। जो हमारे देश में धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं उसका पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जो सभी समाज है वो मैंने वहां पे कवर कर दिए। इन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लेना एग्जाम में अपीयर होने से पहले। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सीए। सबसे पहले बात करेंगे 23 ऑफ जून को हमने कौन सा इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया। सो 23 ऑफ जून को हमने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे। 1948 में इस दिन की शुरुआत हुई थी और 23 ऑफ जून को ही हमने 1894 में अपने ओलंपिक्स को रिवाइव करने का काम किया था और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फॉर्मेशन भी 23 ऑफ जून को ही हुआ था। इसलिए 23 ऑफ जून को हम इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी थीम क्या थी, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है। इसके अलावा फिर हम स्टेट न्यूज देखेंगे, नेशनल न्यूज देखेंगे, कुछ अवार्ड्स भी आज हमें डिस्कस करने हैं और अभी रिसेंटली एक बिल को नोटिफाई किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उस बिल को भी हम डिस्कस कर लेंगे। और फिर आपको हम बात करेंगे आज एक एल्गी के बारे में, तो उस एल्गी का डिस्कशन भी वीडियो के एंड में होगा। वीडियो के एंड में आपको एक नहीं आज 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे हैं और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे। ओके, तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके है जी, चलो सबसे पहले बात करेंगे BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। ये आपका जियो, एयरटेल, आइडिया ये तो आज का है, लेकिन आप याद करते होंगे जब हमारे पापा दादाजी तो BSNL का इस्तेमाल करते थे और आज भी बहुत सारी जगहों पे BSNL का इस्तेमाल तो होता ही है। तो BSNL क्या है, टेलीकॉम का पापा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सुधा काराराव पापा। ठीक है, सुधा काराराव पापा हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द भारत संचार निगम लिमिटेड। इन्हें भारत संचार निगम लिमिटेड का डायरेक्टर अपॉइंट किया है। ही इज सर्विंग एज द चीफ जनरल मैनेजर इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑलरेडी BSNL में ये काम कर रहे हैं। तो सुधा काराराव पापा का नाम आपको याद रखना है। अब रिसेंटली कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए थे, उनकी भी एक छोटी सी लिस्ट है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला नाम है चेयरमैन ऑफ ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इन ग्रीस तांती को बनाया गया था। अब यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द PM सेकेंड टर्म के लिए अपॉइंट हुए हैं कौन, डॉक्टर PK मिश्रा। वैसे ही अगर हम बात करें हैं NSA मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बारे में, तो ये थर्ड टर्म के लिए अपॉइंट कौन हो गए हैं, अजीत डोभाल हो गए हैं। वहीं अगर हम सलाहकारों के बारे में बात करें, एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमित खरे एंड तरुण कपूर को अपॉइंट किया गया है। तो आप देख ही सकते हैं कि ये वाली जो अपॉइंटमेंट्स है कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट गिरिजा सुब्रमण्यम। ये गिरिजा सुब्रमण्यम है और इन्हें CMD बनाया गया है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी एक गवर्नमेंट की एक इंश्योरेंस कंपनी है, बेसिकली एक पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हमारा वित्त मंत्रालय, उसको हैंडल करने का काम करता है, जिसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में मिल जाएगा। तो यहाँ पर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर लार्जेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस का CMD किसे बनाया गया है, तो गिरिजा सुब्रमण्यम को बनाया गया है। गिरिजा सुब्रमण्यम
सीएमडी ऑफ एआईसी भी रह चुकी हैं। एआईसी मतलब एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इस कंपनी की भी सीएमडी रह चुकी हैं और अभी इनको न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का सीएमडी नियुक्त किया गया है। अगला नाम आता है मनोज जैन का। आप लोग ने बीईएल के बारे में सुना होगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है। ठीक है, 1954 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर आज आपको मिल जाएगा। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है जो कि एरोस्पेस और डिफेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने का काम करती है। तो मनोज जैन को चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब सीएमडी बनाया गया है बीईएल का। ठीक है, तो बीईएल के सीएमडी कौन बन चुके हैं? मनोज जैन बन चुके हैं। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। चलिए, अगली पर्सन न्यूज में है उड़ीसा की असेंबली स्पीकर। रिसेंटली 4 स्टेट में असेंबली इलेक्शंस हुए थे, याद आया? ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उड़ीसा स्टेट के बारे में, जहां पर असेंबली इलेक्शंस हुए थे और असेंबली का मतलब विधानसभा का स्पीकर किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सुरमा पधाय को। ठीक है, ये सुरमा पधाय है और ये सेकेंड फीमेल है, सेकेंड नंबर की फीमेल है जिन्हें उड़ीसा स्टेट की असेंबली में स्पीकर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इसके पहले अगर आप देखेंगे तो प्रमिला मलिक जो कि बीजेडी से थी, ये तो बीजेपी से बिलोंग करती हैं। ठीक है, ये बीजेपी से बिलोंग करती हैं। वैसे ही यहाँ पे प्रमिला मलिक जो कि बीजेडी से थी, ये पहली स्पीकर थी उड़ीसा असेंबली की। ठीक है, तो अगर आप लोग उड़ीसा के हैं, मुझे पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं उड़ीसा स्टेट के हैं जो हमारा करंट अफेयर्स देख रहे हैं, क्योंकि जब हम यूट्यूब के एनालिटिक्स देखते हैं ना, तो एनालिटिक्स में पता चलता है कि किस रीजन से मैक्सिमम अटेंशन है या आपका मैक्सिमम स्टूडेंट्स है, तो हम मुझे पता है। तो इसलिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़, इसलिए मैंने इसे कवर किया है, तो इसे याद रखेंगे। ओके है जी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, उड़ीसा में फर्स्ट टाइम बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बने हैं, जिनका नाम क्या है? मोहन चरण मांझी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? तो केवी सिंहदेव एंड प्रावती परिदा है। प्रावती परिदा फर्स्ट डिप्टी सीएम, फर्स्ट फीमेल डिप्टी सीएम है, तो अपने आप में ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब कुछ और पर्सन है जिनको हम एमसीक्यू में कवर कर लेते हैं। Who has been appointed as the new secretary of TRAI? TRAI का मतलब क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है ट्राई, और ट्राई के सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं? तो अतुल कुमार चौधरी। अतुल कुमार चौधरी को सचिव बनाया गया है, सेक्रेटरी बनाया गया है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, ऑप्शन डी। अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं, फॉर्मर फास्ट बॉलर डेविड जॉनसन। रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 52। पूछा जा रहा है कि ये किस कंट्री से थे? तो सबसे पहली चीज तो डेविड जॉनसन का रिलेशन किस स्पोर्ट से है? तो ये क्रिकेटर है, क्रिकेट से है, और इनका रिलेशन इंडिया से है। ये आपके इंडिया के फास्ट बॉलर देखने को मिलेंगे। बेंगलुरु में बालकनी से गिरने के कारण इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। तो ये हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, जहां पर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला अवार्ड तो ठीक है, अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। इस अवार्ड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? एपीवाई, अटल पेंशन योजना। ठीक है, आप देख सकते हैं कि न्यूज में आ गई है अटल पेंशन योजना, तो डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा आने वाले एग्जाम में कि अटल पेंशन योजना को कहां से लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया, बेनिफिशियरीज कौन है, किसे कवर किया जाता है, एटसेट्रा। और ये जो अटल पेंशन योजना है, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसकी नोडल एजेंसी है जो इसको इंप्लीमेंट करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की मैंने सभी की सभी गवर्नमेंट स्कीम, जिसमें एपीवाई भी है, ठीक है, इनको मैंने आपको समझा दिया है, कवर कर दिया है। यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है। आप मंथली कंपाइलेशन में अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी, अभी अलग से प्लेलिस्ट नहीं है। मंथली कंपाइलेशन में अगर आप जाओगे ना, तो वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की आपको सभी की सभी गवर्नमेंट स्कीम मिल जाएंगी। ठीक है, मैं इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम मैं कवर करूंगी। ओके, इसको देख लेना। चलिए बात करते हैं कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, जो कि एक आरआरबी है, मतलब रीजनल रूरल बैंक है। ठीक है, जिनको नहीं पता मैं बताना चाहती हूँ कि जो आपके आरआरबीज होते हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर्ड बैंक का शेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक है, इसका स्पॉन्सर्ड बैंक कौन है? कैनरा बैंक है। ओके है जी। तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, अ रीजनल रूरल बैंक विच इज स्पॉन्सर्ड बाय द कैनरा बैंक, इन्हें रिसेंटली पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने
मैक्सिमम या सिग्निफिकेंट इनरोलमेंट करने के लिए अटल पेंशन योजना में अवार्ड दिया है। तो अटल पेंशन योजना में इनरोलमेंट करने के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अवार्ड किसको दिया है? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को दिया है। एंड कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के जो चेयरमैन है उनका नाम है श्रीकांत एम वांदीबद, और इन्होंने ही इस अवार्ड को रिसीव किया है। इनका टारगेट था 60,000 इनरोलमेंट का अटल पेंशन योजना में आपका 2023 में, बट इन्होंने जो इनरोलमेंट किए वो 86,000 के आसपास इनरोलमेंट किए। ये वाली लाइन आपको याद नहीं करनी, आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा ये वाला है, ठीक है। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जिसकी नोडल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। इसे हमने 9th ऑफ मई 2015 में कोलकाता से लॉन्च किया था। इसमें कोई भी इंडिविजुअल जो पुअर फैमिली से है, अंडर प्रिविलेज क्लास से है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से है, उसमें रजिस्टर कर सकता है अगर आपकी एज 18 से लेकर 40 ईयर्स के बीच में है, अगर आप 18 से लेकर 40 साल के बीच में है, ठीक है। इसमें फिर अगर आप 60 साल के जब हो जाएंगे तो आपको 1000 से लेकर 5000 रुपये, 1000 से 5000 रुपीज तक की क्या मिलेगी? मंथली पेंशन मिलेगी। डिपेंड करता है कि आप मंथली ईयरली कितना प्रीमियम पे करते हैं। तो ये है आपकी अटल पेंशन योजना। चलिए अब बात कर लेते हैं 18th एडिशन ऑफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स के बारे में। ये 18th एडिशन था, मुंबई में था, कंक्लूड हो गया है रिसेंटली, ठीक है। इतनी चीज़ें। अब अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पर अवार्ड दिए जाते हैं। आपका जो है वो नेशनल कैटेगरीज भी होती है और इंटरनेशनल कैटेगरीज भी होती हैं। सो इंटरनेशनल कैटेगरीज में आपको गोल्डन काउच अवार्ड मिलता है, वही नेशनल कैटेगरी में हमको सिल्वर काउच अवार्ड हमको देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे गोल्डन काउच अवार्ड के बारे में बात कर रहे हैं कि जो हमारा मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इसमें गोल्डन काउच अवार्ड किसे मिला है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे निष्ठा जैन जो कि एक डायरेक्टर है जिन्होंने एक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, मतलब इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री रेडी की है, तो उनको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए गोल्डन काउच अवार्ड मिला है और इनकी डॉक्यूमेंट्री का नाम है गोल्डन थ्रेड। क्या नाम है? गोल्डन थ्रेड आपको नाम मिलेगा और इसमें 10 लाख रुपए 10 लाख रुपीज प्राइज मनी होती है। कुछ दिन पहले अगर आपको याद होगा तो मैंने एक आपको वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर के बारे में बात की थी जिनका नाम क्या है? एस नल्लामुथु, और इनको एस शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था, याद आया, ठीक है। अब ये जो इवेंट है ना वो आपका बाइनियल इवेंट है, बाइनियल इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसको ऑर्गेनाइज करता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और एग्जीक्यूट कौन करता है? नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मुंबई इस फेस्टिवल को आयोजित करता है। अब यहाँ पे 2 और इम्पॉर्टेंट अवार्ड है। अवार्ड तो बहुत लंबी लिस्ट है लेकिन हमको सब नहीं पढ़ना, बस कुछ इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम सिल्वर काउच अवार्ड के बारे में बात करें तो आप देखोगे बेस्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसका नाम क्या है? 6A आकाशगंगा, और इसको डायरेक्ट किसने किया है? तो निर्मल सी दंद्रियाल ने इसको बेसिकली डायरेक्ट किया है और इनको 5 लाख रुपए मिला है और आपका सिल्वर काउच अवार्ड मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के चित्रांगरी अवार्ड। ये जो अवार्ड है ये बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर को मिला है, 1 लाख रुपए मिलते हैं, और किसको मिला है? सिमोय सिंह को मिला है। तो स्टार्टिंग के 2 नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आपको एक गोल्डन काउच अवार्ड गोल्डन थ्रेड को मिला है और आपके ये वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर जिनको वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ये 2 बातें पहले याद रखो, जब ये 2 बातें याद हो जाएं तब इन दोनों पे फोकस करना, नहीं तो स्किप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम ब्लू प्लैनेट प्राइज के बारे में। 1992 का जब रियो अर्थ समिट हुआ था तब ब्लू प्लैनेट प्राइज की शुरुआत की गई थी, ठीक है। इस प्राइज में मतलब ये जो प्राइज मनी है इसमें आप देखोगे कि 5 लाख डॉलर आपको जो है प्राइज मनी दी जाती है। हर साल यहाँ पर 2 लोगों को चुना जाता है, एक इंडिविजुअल कैटेगरी में और एक आपका इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। तो हर साल 2 अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ऐसे इंडिविजुअल्स को या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जो इनोवेशन कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और वो भी इनोवेशन किस में काम आ रहा है? आपके एनवायरमेंट के लिए काम आ रहा है, क्लाइमेट के लिए काम आ रहा है। तो ऐसे इनोवेशंस के लिए ब्लू प्लैनेट प्राइज दिया जाता है। ये प्राइज कौन देता है? तो प्राइज देता है जापान का आसी ग्लास फाउंडेशन, ठीक है, जिसमें 5 लाख डॉलर आपको देखने को मिल जाएंगे, एनुअल अवार्ड मिल जाएगा। अभी केवल अनाउंसमेंट हुआ है, अक्टूबर में टोक्यो जापान में एक सेरेमनी होगी जिसमें आपको ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। डन इतनी चीजें। अब हम देख लेते हैं डायरेक्टली प्राइज किसको मिला है इंडिविजुअल कैटेगरी और इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में। सो इंडिविजुअल कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्टेंजा को,
वहीं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, इसको ये अवार्ड दिया है। ये आपका एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उस डायरेक्शन में काम करता है। फॉर्मेशन कब हुआ था? 2012 में पनामा में 2012 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। प्रेजेंटली 145 मेंबर नेशन है और इंडिया भी इसका पार्ट है। और सेक्रेटरीट कहाँ है? तो इसका सचिवालय, ये जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम है, इसका सचिवालय आपको जर्मनी वॉन में देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर मिल जाएगा? वॉन, जर्मनी में। ओके, तो ये 2 अवार्ड्स हैं, आपने यहाँ पे देख लिए। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर एक और रिपोर्ट बेसिकली कह सकते हो कि पब्लिश की गई है, जिसका मैं ब्रीफ आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो यहाँ पे कहा गया है कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स कितने हैं भारत में, ठीक है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स में जो पैसेंजर्स है उनकी हैंडलिंग कैपेसिटी, मतलब कितना आप हैंडल करते हो, उसके बारे में बेसिकली बात की गई है इस रिपोर्ट में। तो इंडिया रैंक्स 3rd इन द ग्लोबल डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट। तो इंडिया की पोजीशन 3rd नंबर पे है। यूएसए, चाइना के बाद इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा डोमेस्टिक एयरलाइंस में। ओके, तो इंडिया हैज अचीव अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इट्स डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर ओवर द पास्ट डिकेड। तो 10 सालों में बेसिकली 2014 से 2024 में भारत ने काफी प्रोग्रेस किया है डोमेस्टिक एयरलाइन सेक्टर में, और अब हम 3rd पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, डेटा बताया गया है कि 2014 में हम टोटल 7.9 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करते थे, डोमेस्टिक एयरलाइंस हमारी कैपेसिटी थी। बट इन 2024 में 15.5 मिलियन हमारी डोमेस्टिक एयरलाइंस कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट नंबर पे मैंने बताया यूएसए, सेकंड नंबर पे चाइना है एंड 3rd नंबर पे इंडिया मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर इस डेटा को भी देख सकते हो जिसमें कहा है कि इंडिया का 7.9 मिलियन यहाँ पे डोमेस्टिक एयरलाइंस कैपेसिटी थी 2014 में, बट अब यहाँ पे 2024 में 15.5 हो गई है। ठीक है, 10 ईयर्स में अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर जो सीट रेट है, मतलब आपका जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है उसमें नंबर ऑफ सीट्स या नंबर ऑफ एयरलाइंस भी आप बोल सकते हो एक तरीके से, वो हमारी कैपेसिटी में ग्रोथ हुआ है। ठीक है, तो इंडिया कैपेसिटी ग्रोथ रेट ऑफ द सीट्स ओवर द 10 ईयर एवरेज इज द हाईएस्ट अमंग द टॉप 5 कंट्री। तो इंडिया में सबसे ज्यादा आपको एनुअली ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिलेगी विच इज 6.9%, अप्रोक्सीमेटली इसको आप 7% बोल सकते हो। ठीक है, इंडिया में 6.9% आपकी ग्रोथ है। आप देखोगे चाइना में 6.3 है, यूएसए में 2.4 है, इंडोनेशिया में 1.1 है, मतलब सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट हुई है वो इंडिया में हुई है। अब इंडिया में टोटल डोमेस्टिक फ्लाइट्स कितनी है अगर कंपेयर करो यूएसए चाइना से, तो इंडिया हैज 119 एयरपोर्ट्स। तो इंडिया के पास 119 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स है, जबकि यूएसए के पास देखोगे, यूएसए के पास 656 है, चाइना के पास आप देखोगे 250 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं। तो इंडिया के पास 119 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट न्यूज़ पे। हमने अवार्ड्स देख लिए, अब बात करेंगे हम कुछ स्टेट न्यूज़ पे। सबसे पहला है स्कूल इन बॉक्स इनिशिएटिव। आसाम गवर्नमेंट ने यूनिसेफ के साथ मिलके स्कूल इन बॉक्स इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। तो आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कोलैबोरेशन किसके साथ किया है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के साथ, इज प्रोवाइडिंग स्कूल इन बॉक्स किट टू चिल्ड्रन एज 6 to 18 ईयर इन द फ्लड अफेक्टेड रिलीफ कैंप। तो यहाँ पे जब आसाम में फ्लड आई थी तो फ्लड के बाद बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया गया, डिस्प्लेस किया गया और कुछ रिलीफ कैंप बनाए गए। तो उस रिलीफ कैंप पे जो भी बच्चे हैं जिनकी एज 6 से लेकर 18 ईयर्स के बीच में है, उनको बेसिकली स्कूल इन बॉक्स जो किट्स है वो प्रोवाइड की गई है विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ एंड आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट। क्लियर है? ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि रिलीफ कैंप में बच्चे रह रहे हैं, उनका स्कूल तो छूट गया है और बहुत सारे बच्चे ट्रॉमा में है क्योंकि उनको अपने घर से जाना पड़ा, हो सकता है किसी की फैमिली मेंबर की जान चली गई हो और रिलीफ में किया है, डिस्प्लेसमेंट किया है। तो यहाँ पे बेसिकली वो एजुकेशन से जुड़े रहे, उनको वापस से इंकरेज करने के लिए स्कूल के डायरेक्शन में कि आपको स्कूल आना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए और ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। पहले टारगेट था अप टू 6 ईयर का, बाद में टारगेट हमने 6 to 18 ईयर्स का यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, यूनिसेफ का फॉर्मेशन 1946 में हुआ था और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। नेक्स्ट है मेट्रो रेल सर्विस। रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने यहाँ पर 4 सिटीज में
4 सिटीज में मेट्रो सर्विस स्टार्ट करने की बात की है। कौन कौन से शहर है? मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा एंड भागलपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर तो याद रह जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि अब तो उसका नया सीजन भी आने वाला है, राइट। चलो, सोचते होगे कि मैडम के पास कोई काम धंधा नहीं है, वो सारी वेब सीरीज देखती रहती है ना, ऐसा आप लोगों को लगता होगा, पर ऐसा नहीं है, पता टाइम ही नहीं मिलता देखने के लिए। चलो, हम बात कर रहे थे मेट्रो रेल सर्विसेज के बारे में। तो यहाँ पे 4 सिटीज़ में मेट्रो रेल सर्विसेज को स्टार्ट करने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा एंड द भागलपुर। ठीक है, अगर हम पटना मेट्रो के बारे में बात करें तो पटना जो है वो बिहार स्टेट की पहली मेट्रो है जो पटना सिटी में स्टार्ट हुई है। मेट्रो सर्विस अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसका जो फाउंडेशन स्टोन है, या फॉर्मेशन किसने किया है या फाउंडेशन स्टोन किसने रखा है? तो आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रखा है 2019 में। अब मेट्रो के बारे में बात हो रही है तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें पढ़ लेनी चाहिए कि भारत की पहली मेट्रो कहाँ स्टार्ट हुई थी। तो सभी को पता है कोलकाता में भारत की पहली मेट्रो को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इंडिया की पहली वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ पे रन किया गया? तो इंडिया का पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा केरला, कोच्चि में। ठीक है, जिसको हमने पहली बोट को 2021 में 2021 में लॉन्च किया गया था। इंडिया की पहली अंडर वाटर एंड डीपेस्ट मेट्रो ट्रेन अभी रिसेंटली इनॉग्रेट की गई है कोलकाता में। और दिल्ली मेट्रो इंडिया का लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट मेट्रो सिस्टम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ओल्डेस्ट कौन सा? तो ओल्डेस्ट आपको कोलकाता ही मिलेगा। ये आपका ओल्डेस्ट मेट्रो सर्विसेज है कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे अंकटाट के बारे में बात हो रही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो अंकटाट का मतलब है यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट में बताया है कि भारत में कितना इनफ्लो हुआ है, मतलब कितना एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आया है। इसके अलावा इन्होंने इस रिपोर्ट में बताया आउटफ्लो के बारे में, भारत से कितना एफडीआई बाहर गया है, कितना हमारे देश के लोगों ने दूसरे देशों में इन्वेस्ट किया है, ये बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, तो एक एक करके हम दोनों बातों को डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत ने कितने नए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं जिनको स्क्रैच से, मतलब बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट किया जाता है। ओके, so FDI to India dropped in 2023 by the 43% and ranked 15th in the world। तो यहाँ पर अंकटाट की रिपोर्ट में कहा है कि भारत में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इनफ्लो है, मतलब भारत में जो एफडीआई आया है वो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 2022 के कंपैरिजन में 2023 में 43% ड्रॉप हुआ है। 2022 के कंपैरिजन में 2023 में जो एफडीआई है वो 43% ड्रॉप हुआ है। ठीक है, ये बात कही है। और इंडिया यहाँ पे 7 प्लेस से स्लिप हो गया है, 7 प्लेस से स्लिप हो गया। और इंडिया की रैंकिंग एफडीआई इनफ्लो में कितनी है? 15th पोजीशन पे मिल जाएगी। तो एफडीआई इनफ्लो में भारत 15वें स्थान पर मिल जाएगा। 2022 में जो भारत में एफडीआई आया था वो कितना था? $48 बिलियन था। बट इन 2023 आप देखेंगे $28 बिलियन आपको एफडीआई रिसीव हुआ है, मतलब 43% का ड्रॉप हुआ है। ये बात इस रिपोर्ट पे कही गई। इसके अलावा रिपोर्ट में ये कहा कि केवल भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए, एफडीआई को टोटल कैलकुलेट किया जाए तो पूरे वर्ल्ड में भी एफडीआई 2% ड्रॉप हुआ है। पूरे वर्ल्ड में कितना ड्रॉप हुआ है? तो 2% आपको ड्रॉप देखने को मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। चलिए, और क्या बोला गया है रिपोर्ट में? तो रिपोर्ट में कहा है कि टॉप नेशन कौन से हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा एफडीआई को अट्रैक्ट किया है, जिनकी देशों में सबसे ज्यादा एफडीआई आया है। तो आंसर है यूएसए। यूएसए में अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट एफडीआई आया है $311 बिलियन, जबकि हमारे यहाँ कितना है? $28 बिलियन है। आप देख सकते हैं हम कितना पीछे हैं एफडीआई के टर्म में। सेकेंड चाइना, देन सिंगापुर है। तो टॉप 3 नेशन आप याद रख सकते हैं, यूएसए, चाइना एंड सिंगापुर। ओके, इंडिया किस स्थान पे? तो इंडिया 15th पोजीशन पे मिल जाएगा। किसमें? एफडीआई इनफ्लो में। एफडीआई इनफ्लो में मतलब हमारे देश में जो एफडीआई आ रहा है। लेकिन भारत के लोग भी तो बाहर इन्वेस्ट करते ही होंगे, बिल्कुल सही बात है, करते हैं। तो हमारा जो आउटफ्लो है, आउटफ्लो में हम 20th पोजीशन पे हैं। तो आउटफ्लो में 20th में, इनफ्लो में हम 15वें स्थान पे आपको मिल जाएंगे। डन इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे सभी देश एक दूसरे देशों के इंटरनेशनल प्रोजेक्ट को हैंडल करते ही हैं। तो इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट डील के मामले में सेकंड प्लेस पे है यूएसए के बाद। यूएसए फर्स्ट नंबर पे है। यूएसए के पास टोटल 334 इंटरनेशनल डील हैं और भारत के पास टोटल 163 इंटरनेशनल डील्स मिल जाएंगी। नाउ बात करते हैं अबाउट द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। तो इंडिया अगर देखा जाए तो
इन द टर्म्स ऑफ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट 4th पोजीशन पे है, जिसने नए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है या एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किए, तो इंडिया आपको 4th पोजीशन पे मिल जाएगा। इंडिया ने टोटल 1058 ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। फर्स्ट नंबर पे यूएसए है, देन यूएई है, देन आपको यूके देखने को मिल जाएगा। ओके, तो एक बार वापस से देख ले सारी चीजें, ठीक है, शॉर्ट में जल्दी से। तो सबसे पहली बात कर लेती हूँ मैं यहाँ पे एफडीआई इनफ्लो के बारे में। सो एफडीआई इनफ्लो में इंडिया की जो पोजीशन है वो 7th प्लेस से स्लिप हुई है, ठीक है। 2022 में हमारा एफडीआई कितना था, $48 बिलियन था। 2023 में एफडीआई इनफ्लो कितना हो चुका है, तो $28 बिलियन हो चुका है। इंडिया 15th पोजीशन पे मिल जाएगा, यूएसए टॉप पर है, देन चाइना और सिंगापुर आपको मिल जाएंगे। ये हो गया इनफ्लो। अगर हम एफडीआई आउटफ्लो के बारे में बात करते हैं तो आउटफ्लो में इंडिया 20th पोजीशन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल डील्स के बारे में, तो इंटरनेशनल डील्स भारत के पास 169 है और इंडिया 2nd प्लेस पे है इंटरनेशनल डील्स में। अगर हम बात करते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो इंडिया 4th पोजीशन पे आता है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के मामले में। 1058 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को 2023 में लॉन्च किया गया था, ठीक। इतनी बातें हमने डिस्कस कर ली। अंकटाड की रिपोर्ट थी, सारी चीजें हो गई। अब अंकटाड यूनाइटेड नेशन का एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1964 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। इसका एम क्या है, प्रमोट करना ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को एंड डेवलपमेंट करना डेवलपिंग कंट्रीज में। एवरी ईयर अंकटाड बहुत सारी रिपोर्ट को पब्लिश करता है, जहां आपको ये लिस्ट देखने को मिल रही है। ये सारी रिपोर्ट्स अंकटाड पब्लिश करता है। समटाइम जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। डन, इतनी चीजें फास्ट तो नहीं हो रहा, बढ़िया चल रहा है, ठीक है। जल्दी से एक बार लिंक को शेयर करके आओ फटाफट से, फिर अगली न्यूज हम देखते हैं। अब बात करते हैं कुछ एक दो नेशनल न्यूज भी है हमारे पास। हम बात करेंगे डीजीसीए मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के बारे में। डीजीसीए ने एक सर्कुलर पास किया है, एक एडवाइजरी सर्कुलर है। बेसिकली जितने भी एयरलाइंस हमारे देश में ऑपरेट होती है, चाहे वो एयर इंडिया हो, विस्तारा हो या इंडिगो हो, कोई भी एयरलाइंस हो, सबके लिए एक सर्कुलर यहाँ पे पास किया है डीजीसीए ने। और ये सर्कुलर फोकस करता है ऑन द जेंडर इक्वलिटी। बोला जा रहा है कि जो सिविल एविएशन सेक्टर है उसमें जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, मतलब जितने मेल कंट्रीब्यूशन है उतना फीमेल कंट्रीब्यूशन हो, और फीमेल का कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए उनको मेंटरशिप प्रोग्राम एंड कोर्सेज भी ऑफर किए जाएंगे। यहाँ पे टारगेट क्या है, टारगेट है 25% रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वीमेन इन द वेरियस एविएशन रोल बाय द 2025। ये सर्कुलर में कहा गया है कि 2025 तक जो सिविल एविएशन है उसमें 25% भागीदारी महिलाओं की होनी चाहिए। ये बात इस सर्कुलर में कही गई है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। AVPL इंटरनेशनल विराज ड्रोन गेट्स डुअल सर्टिफिकेशन फ्रॉम द यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी। तो यहाँ पर AVPL इंटरनेशनल जो कि इंडिया की एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसका एक ड्रोन है जिसका नाम है विराज ड्रोन। और विराज ड्रोन पहला ऐसा ड्रोन सर्विस बन गया है जिसको डुअल सर्टिफिकेट मिला है यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी से। ये जो विराज ड्रोन है ये एग्रीकल्चर ड्रोन है। ये सर्टिफिकेशन मिलने से ये मतलब है कि अब इसको एंट्री मिल गई है यूरोपियन मार्केट में। अब मतलब कंपनी अपनी सर्विसेज को, अपने ड्रोन सर्विसेज को यूरोप के मार्केट में भी दे सकती है। इसका ये मतलब है, जैसा कि मैंने कहा कि विराज ड्रोन आपका एक एग्रीकल्चर ड्रोन है, मतलब एग्रीकल्चर एप्लीकेशन के लिए इसको डिजाइन किया गया है, और ये आपका स्मॉल कैटेगरी अनमैन्ड ड्रोन है। अगर हम विराज ड्रोन के बारे में बात करते हैं तो पहली चीज तो ये बैटरी ऑपरेटेड है। इसमें 2 बैटरीज यूज की जाती हैं। इसमें आपको एक 10 लीटर का टैंक देखने को मिलता है जिसमें आप क्या करते हो, पेस्टिसाइड को भरते हो और स्प्रे करने का काम करते हो। वैसे ही आपको 10 लीटर का एक सीड डिस्पोजल टैंक भी इसमें मिलता है जिससे आप इजिली फार्म में सीड डाल सकते हो। अब यहाँ पे बोला जाता है कि 30 मिनट इसकी पर चार्जिंग कैपेसिटी है, मतलब आप जब फ्लाइट भरता है, ये उड़ान भरता है तो 30 मिनट तक ऑपरेट हो सकता है। और एक बार में 3 to 4 एकड़ जो एरिया है उसमें क्या कर सकता है, स्प्रे कर सकता है पेस्टिसाइड को। ये आपका विराज ड्रोन है। ओके, चलिए अब बात करते हैं एमपी से। सो आप यहाँ पे मध्य प्रदेश का छोटा सा कैबिनेट देख पा रहे हैं और यहाँ पे
जो हमारे चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, जिनका नाम है मोहन यादव, वो ये बेसिकली लोगों को कुछ कुछ एडवाइस दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो टोटल 55 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन 55 डिस्ट्रिक्ट्स में हम पीएम एक्सीलेंस कॉलेज को सेटअप करेंगे और डिफरेंट कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, एविएशन, एआई हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बेटर अरेंजमेंट विल बी मेड फॉर द टीचिंग सब्जेक्ट लाइक एविएशन, एग्रीकल्चर एंड एआई। और 55 पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को 55 डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा, मतलब रेडी किया जाएगा नए सर्विसेज को, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलेज है उसमें नए कोर्सेज को ऑफर किया जाएगा 1 जुलाई से। देख सकते हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 1 प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। ये बात यहाँ पर बोली गई है। इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने कहा है भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र, मतलब जितने आपके जो पीएम एक्सीलेंस कॉलेजेस हैं ना, उनमें भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र को भी सेटअप किया जाएगा फॉर द ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज। चलिए, अब इस एक्ट के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, हम बात कर लेंगे। अभी आप लोग देखते रहते हैं और बच्चे बहुत परेशान रहते हैं पेपर लीक से। ठीक है, आप देखते हैं कभी नीट का पेपर लीक हो जाता है, कहीं यूजीसी नेट का पेपर होना था उसको कैंसिल कर दिया। फिर इसके अलावा आप अदर दूसरे एग्जाम्स भी देखते रहते हैं, जो रेलवे एग्जाम्स हैं या फिर आपके स्टेट एग्जाम्स हैं, उनके पेपर भी लीक होते रहते हैं। तो इसके लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है, एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाने की जरूरत है। तो इस लॉ को बनाया गया एंड लॉ को फरवरी मंथ में हमारी राज्यसभा से, लोकसभा से पास कर दिया गया और फिर फरवरी मंथ में ही राष्ट्रपति ने असेंट भी दे दिया, मतलब सिग्नेचर भी कर दिए। अब इसको फाइनली नोटिफाई कर दिया है। नोटिफाई करने का मतलब ये होता है कि राजपत्र में आपने अधिसूचना जारी कर दी है कि आज से इतनी तारीख से ये जो कानून है वो पूरे देश में लागू हो जाएगा। तो ये जो नया एक्ट हम पढ़ने वाले हैं ये 21 जून से एंटायर नेशन में लागू हो चुका है। ठीक है, हाँ चलो हम बात कर लेते हैं एक्ट के बारे में। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट टू प्रिवेंट अनफेयर मीन्स इन द पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम। तो बहुत से लोग पेपर लीक कर देते हैं, ओएमआर में गड़बड़ी कर देते हैं, सिस्टम में गड़बड़ी हो जाती है, लोगों की मदद की जाती है, बच्चों को पास कराने के लिए पैसे लिए जाते हैं, होता है ना ये सब। तो यहाँ पे वही इन अनफेयर मीन्स को प्रिवेंट करने के लिए इस पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट को पास किया गया है। अब आपको याद क्या करना है कि अलग अलग कैटेगरी में आपकी कितनी पेनाल्टी है और कितना इम्प्रिजनमेंट है, मतलब कितनी सजा का प्रोविजन है। इंडिविजुअल कैटेगरी में कितना है, जो आपके सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे कि एग्जाम कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एग्जांपल टीसीएस की है या अदर सर्विस प्रोवाइडर की है, उनकी क्या गलती है। या जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनमें डायरेक्टर या प्रिंसिपल इंचार्ज कौन से हैं। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी में आपको यहाँ पे फाइन भी देखने को मिलेगा और आपकी सजा इम्प्रिजनमेंट भी देखने को मिलेगा। एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। और आप देख सकते हैं 21 जून 2024 से ये लागू हो चुका है हमारे देश में। ठीक है, द एक्ट इज द फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेशन एड्रेसिंग अनफेयर प्रैक्टिस इन द पब्लिक एग्जामिनेशन। ओके है, कहाँ कहाँ अप्लाई होगा ये, मतलब किस किस एग्जाम के लिए होगा, तो आप देखेंगे ये जो एक्ट है ये आपके यूपीएससी एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम और अदर एग्जाम पे भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इस एक्ट के अंदर अगर कोई ऑफेंस होता है तो ऑल ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैव बीन मेड कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। कॉग्निजेबल का मतलब है इसके लिए कोई वारंट इशू नहीं होगा, पुलिस आ जाएगी और बिना वारंट के उठा कर ले जाएगी। और बेल का भी कोई क्लॉज नहीं है। अगर जब तक आपका हाई कोर्ट नहीं बोलता है, आपका पर्टिकुलर कोर्ट नहीं बोलता है कि आप गिल्टी हैं या नहीं है, तब तक कोई बेल का प्रोविजन भी इसमें नहीं है। ठीक है, इसलिए बोला गया है कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, चलो इस बारे में बात करते, कोई भी इंडिविजुअल की बात करते, कोई भी पर्सन है जो पेपर लीक कर देते हैं। कुछ समय पहले कोई पेपर था, मुझे याद नहीं आ रहा, व्हाट्सएप पे पेपर आ गया था, राइट। तो कोई भी पर्सन जो पेपर को लीक करता है तो उसको नॉट लेस देन 3 ईयर्स, मतलब तीन साल से तो कम हो ही नहीं सकता, 3 ईयर्स से लेकर 5 ईयर्स तक आपको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, जेल की सजा होगी। और इसमें आपको अप टू 10 लाख रुपीज का आपको फाइन देना पड़ेगा। और अगर कोई पर्सन ये जो फाइन है उसको डिफॉल्ट करता है, फाइन समय पे पेमेंट नहीं करता है, तो अंडर द भारतीय न्याय संहिता ये जो इम्प्रिजनमेंट है, जो जेल में कैद की सजा है, उसको बढ़ाया जा सकता है। ये बात भी यहाँ पे कही गई है। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए अगर हम बात करते हैं सर्विस प्रोवाइडर के बारे में, तो जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके ऊपर जो फाइन लगेगा वो 1 करोड़ रुपीज का पेनाल्टी इंपोज की जाएगी। एंड प्रोपोर्शनिएट कॉस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन शैल ऑल्सो बी रिकवर्ड।
ठीक है, ये भी यहाँ पे जोड़ा गया है। जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको 4 साल के लिए बैन भी कर दिया जाएगा कि 4 सालों तक आप कोई और एग्जाम नहीं कंडक्ट करा सकते। और अगर कोई डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर या फिर पर्सन इन चार्ज इस सर्विस कंपनी का जो गिल्टी पाया जाता है, तो उस पर्सन पे, उस इंडिविजुअल पर्सन पे भी 1 करोड़ रुपए का फाइन लगेगा। और आप देखेंगे यहाँ पे अप टू 10 ईयर, 3 ईयर से लेकर अप टू 10 ईयर तक का आपको इम्प्रिजनमेंट होगा, जेल की सजा होगी। ये सब बातें इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से कम रैंक का नहीं होना चाहिए। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगी हैंड ओवर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच माल प्रैक्टिस टू एनी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बोल सकती है कि आपको इस पर्टिकुलर मैटर पे इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी टेबल है जिसमें लिखा गया है, जैसे कि इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात की, 3 से 5 साल की जेल है और आपको अप टू 10 लाख रुपीस का फाइन है। अगर हम सर्विस प्रोवाइडर की बात करते हैं तो 4 साल के लिए इनको बैन कर दिया जाएगा, 1 करोड़ रुपए का फाइन लिया जाएगा और प्रोपोर्शनिएट कॉस्ट ऑफ द एग्जाम भी लिया जाएगा। फिर अगर कोई डायरेक्टर है, सीनियर मैनेजर है, प्रिंसिपल इंचार्ज है, तो इनको 3 से लेकर 10 साल की सजा होगी और 1 करोड़ रुपए का फाइन होगा, ठीक है। पर्सन इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मतलब एकदम ऑर्गेनाइज्ड टूल किट विल निकाल के एकदम पूरा प्रॉपर मैनर में आपने कोई क्राइम किया है तो 5 से 10 साल की सजा है और 1 करोड़ रुपए का फाइन है। तो ये सारी बातें यहाँ पे कही गई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं NSE, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कुछ समय पहले हमारे देश में देखो ईवी का मार्केट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। और कई सारी ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, तो ऐसे टॉप 30 ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एक इंडेक्स पब्लिश किया था निफ्टी ने, ठीक है, निफ्टी ईवी के नाम से जिसको हम जानते हैं, ठीक है। सिमिलर यहाँ पर एक और इंडेक्स लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो NSE लॉन्च निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स। तो निफ्टी इंडिया टूरिज्म एंड ट्रेवल इंडेक्स को रिसेंटली लॉन्च किया गया, क्योंकि हमारे देश में लगातार ट्रेवल एंड टूरिज्म बढ़ रहा है और कई सारी कंपनीज एसोसिएटेड है। तो निफ्टी 500 के अंदर जो भी कंपनी इन्वॉल्व है आपके ट्रेवल एंड टूरिज्म में, उन कंपनीज का एक सेपरेट इंडेक्स बनाया गया है जिसका नाम है निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स। क्लियर है इतनी चीजें? ठीक है। अब कोई भी इंडेक्स आप बनाते हो तो आपका जो वेरिएशन होता है स्टॉक में, वैल्यू में, शेयर के प्राइस में, तो कहीं ना कहीं से तो बेस ईयर होता है ना। तो यहाँ पे बेस ईयर और बेस वैल्यू के बारे में बात करते हैं। तो ये जो निफ्टी का न्यू इंडेक्स है, इसका जो बेस वैल्यू है वो 1000 रुपीज है, ठीक है। और जो बेस ईयर है, बेस ईयर क्या है? 1 अप्रैल 2005, ठीक है। इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं फिर हम। अब यहाँ पे बात करते हैं एक एल्गी के बारे में, ठीक है। न्यू फ्रेश वाटर डायटोम जीनस इंडिकोनेमा डिस्कवर्ड इन इंडिया। ये जो डायटोम या आपका जो एल्गी की नई वैरायटी हमें फ्रेश वाटर में मिली है, उसका नाम, मतलब वो किस जीनस से है, तो आप देख सकते हैं इसका नाम है इंडिकोनेमा, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के रिसर्चर्स ने फ्रेश वाटर में नया जीनस डायटोम का डिस्कवर किया है। कहां पर? ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज में। यहां पर एक वाटरफॉल है जिसका नाम है मसीला वाटरफॉल, तमिलनाडु। यहां पर इस नई फ्रेश वाटर डायटोम को डिस्कवर किया गया है। किसने? अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। इसके पहले इस तरीके के डायटोम को ऑलरेडी रिपोर्ट किया जा चुका है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में भी। इसका नाम क्या रखा है? तो इसका नाम इंडिकोनेमा रखा है क्योंकि इसका लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन ही आपको एंटायर कंट्री में देखने को मिल जाएगा। अभी डायटोम क्या है? तो डायटोम आप देखोगे तो ये आपका माइक्रोस्कोपिक एल्गी है, ठीक है, जो लगभग हमारे ग्लोबल ऑक्सीजन का 25% सप्लाई करता है, प्रोड्यूस करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एल्गी है, आप ये बात समझ सकते हैं। अब यहाँ पे बोला है माइक्रोस्कोपिक, तो 2 प्रकार की एल्गी है, एक माइक्रो एल्गी होता है और एक मैक्रो एल्गी होता है। माइक्रो एल्गी जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, यूनिसेलुलर, और इतने छोटे होते हैं कि इनको आप नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, आपको इनके लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना होता है। इसका एग्जाम्पल आपको डायटोम देखने को मिल जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी देखने को मिल जाएगी और रिफर टू एज अ फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। इनकी लार्जर पॉपुलेशन होती है और ये क्रॉप एंड सॉइल की हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। मैक्रो एल्गी क्या होते हैं? ये मल्टी सेलुलर होते हैं,
ठीक है, कई सारी सेल से मिलके बने होते हैं और इनको आप ऐसे भी देख सकते हो, मतलब माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कैन सी विदाउट अ माइक्रोस्कोप, जिसके अंदर रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी आते हैं और रिफर एज द सीवीड। स्मॉलर पॉपुलेशन होती है इसकी, इनका इस्तेमाल हम बेसिकली क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव करने में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और बातें की गई हैं ये डाइटोम के बारे में। तो डाइटोम जो है वो एक्वेटिक फूड चेन को मेंटेन करता है, क्योंकि जैसे कि इसमें कहा कि डाइटोम रिफर एज द फाइटोप्लैंक्टन, मतलब ये माइक्रो एल्गी में फाइटोप्लैंक्टन आते हैं जो आपके मरीन या आपका जो सी का बायोडाइवर्सिटी है, एक्वेटिक फूड चेन को सर्व करने का काम करता है। ठीक, कितनी चीजें ये बात बोली हैं। और इंडिया की बात करो तो इंडिया डाइटोम डाइवर्सिटी में बहुत रिच है, 65,000 आपको टेक्सा इसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिर हम। IIT दिल्ली मतलब इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी to leverage artificial intelligence based solution for improvement in the ability of the road sign on the national highway। इसके लिए एग्रीमेंट किसने साइन किया है? तो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, चिनाब रेल ब्रिज इज पार्ट ऑफ विच रेल लिंक प्रोजेक्ट। तो रिसेंटली मैंने न्यूज में आपको बताया था ये हमारे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, जिसमें अभी रिसेंटली रेल ट्रेन को, मतलब ट्रेन को अभी ट्रायल किया गया है। अभी किस रेल नेटवर्क का पार्ट है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है अबाउट द चिनाब रेल ब्रिज, ठीक है, जो कि आपको बकाल एंड कौरी इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा। 1.3 किलोमीटर लॉन्ग है और 359 मीटर हाइट पर आपको ये चिनाब रिवर में देखने को मिल जाएगा। और ये आपका सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज है वर्ल्ड का हाईएस्ट, ठीक है, जो कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का पार्ट है। इसका जो लाइफ है वो 120 ईयर्स का है और ये ब्लास्ट प्रूफ है। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। पहला क्वेश्चन ये है, अभी सेकंड क्वेश्चन भी है। ठीक है, आपको ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में पूछा गया है। 4 स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को पब्लिश करता है। स्वीडन ने यहाँ पे टॉप किया है, इंडिया 63 पोजीशन पे है। स्वीडन ने टॉप किया, उसके बाद फिनलैंड, डेनमार्क, फ्रांस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? केवल 1 है, केवल 2 है, 3 है, या सभी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आप बताएंगे। रिसेंटली ये कुछ और इंडेक्स हैं जो पब्लिश किए गए थे, ठीक है, उनकी भी एक छोटी सी लिस्ट है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडिया 176 पोजीशन पे था, मतलब हम बॉटम 5 पे हम देख पाएंगे आप इसको, और एस्टोनिया ने टॉप किया था। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये सारे इंडेक्स अभी हमने जो वीकली करंट अफेयर्स उसमें कवर किए हैं। ठीक है, 129 है इसमें भारत, और आइसलैंड टॉप पर है। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडिया 39 पोजीशन पे है और यूएसए टॉप पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे है, डेनमार्क सेकंड नंबर पे है, इंडिया 159 पर है और इरिट्रिया 180 पर है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, इंडिया 10th पोजीशन पे है। ठीक है, सबसे ऊपर कौन है? रशिया है। ठीक है, ये बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी। ये सेकंड क्वेश्चन है, विच कंट्री इज होस्टिंग द 48th एडिशन ऑफ द कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट? कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? ऑस्ट्रेलिया, रशिया, जापान या यूएसए? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कीजिएगा, बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जोड़ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।